ये क्या बदतमीजी है। नरगिस के हाथों में पिस्तौल देखकर मैं सटपटा गया। नरगिस ने कहा, ये बदतमीजी नहीं, इसे पिस्तौल कहते हैं और इसमें गोलियां भी हैं। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। पिस्तौल का रुख अब भी मेरे सीने की तरफ ही था। मैं नरगिस की इस हरकत का मतलब नहीं समझ सका था। उसे मुझसे क्या बैर था कि इस तरह मेरी तरफ पिस्तौल तान कर खड़ी हो गई थी। और फिर उसने अचानक ही मेरी तरफ पिस्तौल उछाल दिया तो मैं अपनी जगह से उछल कर एक तरफ हट गया। पिस्तौल मेरे करीब सोफे पर गिरा और नरगिस भी इत्मीनान से सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे ऐसा मजाक क्यों किया था? वो सूरत हाल की नजाकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। ऐसी संगीन सूरत हाल में तो आदमी अपने साय से भी मोहतात रहता है। इस किस्म की सिचुएशन पर कोई भी गैर मुतवक्के कदम उठाया जा सकता है। मुमकिन है मैं ही नरगिस की इस हरकत पर किसी गलत फहमी में मुब्तला होकर उस पर झपट पड़ता। इस तरह उसे या मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता था। नरगिस बोली, अब तक की बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तहरीमी निहायत खतरनाक और बहुत चालाक आदमी है। पुलिस में भी उसकी बड़ी रसाई है, इसका अंदाजा तुम लगा चुके हो। तुम्हें अगवा करके एक वीरान कोठी में ले जाया गया था। अगर टेडी बर वक्त वहां न पहुंचा होता तो रजिया तुम्हारा जो हशर करती उसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। लेकिन तुम्हें उनके शिकंजे से निजात मिल गई और बाद में इस केस को जो रंग दिया गया उससे तुम वाकिफ हो। और ये सब कुछ पुलिस की मिली भगत से ही हुआ है। इसे तुम तहरीमी के ताल्लुकात का समर कह सकते हो। और इस किस्म के ताल्लुकात पैसे के बगैर इस्तेमाल नहीं होते। सरकारी मशीनरी अपने फराइज भूलकर जराइम पेशा लोगों का साथ देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पैसा पानी की तरह बहाया गया है। मैंने बदस्तूर उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस लंबी चौड़ी तकरीर का मतलब नहीं समझ सका। नरगिस बोली, निरे अहमक हो तुम। कम से कम 10-15 मिनट तक फोन पर तहरीमी से बात करते रहे हो। इतनी देर में आसानी से ये मालूम किया जा सकता है कि इस नंबर पर कॉल कहां से की गई थी। गो के टेलीफोन एक्सचेंज का अमला किसी सारिफ को ऐसी मालूमात फराहम करने का पाबंद नहीं है। लेकिन पैसे में बड़ी ताकत है और इसका तुम्हें भी अंदाजा है। मैं उछल पड़ा, कहा, ओ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गांव की रहने वाली एक औरत इस कदर जहानत का सबूत देगी। तुम इतनी अक्लमंद कब से हो गई? वो बोली, जब से तुमने सोचना छोड़ दिया है। ये पिस्तौल मैं अंदर से इसलिए लेकर आई हूँ कि इससे अपनी हिफाजत का काम लिया जाए। मुझे शुबा है कि तहरीमी ने यहाँ का फोन नंबर मालूम कर लिया होगा और उसे या उसके आदमियों को यहाँ का एड्रेस तलाश करने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इसलिए मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, गोया आज की रात हम पर भारी साबित हो सकती है। नरगिस बोली, मुझे याद नहीं कि हमने कोई रात कभी सुकून से भी गुजारी हो। मैंने जब से तुम्हारे साथ गांव छोड़ा है ऐसी ही सूरत हाल का शिकार रही हूँ। कभी पुलिस का खौफ और कभी रजिया, शाजी और तहरीमी जैसे कातिलों का खौफ। ये कोई मामूली लोग नहीं है। उस रात तुमने एक औरत को बिल्ले के चुंगल से बचाया था। बिल्ला एक बहुत मामूली सा और सड़क छाप थर्ड रेट गुंडा है, लेकिन तुमने उसके मुंह का निवाला छीना था और वो मरने मारने पर आमादा हो गया। बात सिर्फ चंद 100 या चंद हजार की थी, लेकिन तहरीमी, तुमने उसके आदमी से 10 किलो हेरोइन छीनी है। कम से कम 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा की चपत लगाई है। उसे पहले भी इससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हो। पहले उसे मालूम नहीं था कि मुखबरी करने वाला कौन है, लेकिन अब तक वो तुम्हारे बारे में जान चुका है। क्या तुम समझते हो कि वो आराम से बैठा रहेगा? उसे ये भी मालूम हो चुका है कि रंगा तुम्हारे साथ है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके 2 दुश्मन उसके खिलाफ मुश्तरका महाज कायम कर लें? रंगा एक मजबूत आदमी है। तहरीमी अब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन तुम्हारा खोज लगाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देगा। हो सकता है वो टेलीफोन कॉल ट्रेस कर ले और आज ही रात। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। तुम्हारी बात में वजन है और तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में सबसे पहले हमें इस थैले का बंदोबस्त करना होगा। और क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि रंगा के किसी आदमी को बुलाकर ये थैला उसके हवाले कर दिया जाए? नरगिस बोली, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास इस थैले के लिए एक महफूज जगह है। मैंने पूछा, वो कौन सी? नरगिस ने कहा, जहाँ जेवरों वाला थैला छुपा रखा है। वाकई उससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। मैंने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी और हम दोनों उस कमरे में आ गए। वजनी अलमारी को उसकी जगह से हटाने में खासी दुश्वारी पेश आई। हेरोइन का थैला भी जेवरात वाले थैले के साथ डालकर उस खला में पीछे धकेल दिया और अलमारी को धकेल कर दीवार के बिल्कुल साथ मिला दिया, ताकि उसके पीछे झांकने की भी गुंजाइश न रहे। अब उस अलमारी को हटाने के बाद ही वो खला नजरों में आ सकता था। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। 2:30 बजने वाले थे। मैंने दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह चेक किया और फिर मेरी नजरें हॉल के दाखिली दरवाजे से जरा बाईं तरफ गोल जीने की तरफ उठी। छत पर जाने के लिए बाहर से सीढ़ियां नहीं थी, अंदर से ये गोल जीना था। बरामदे के ऊपर भी एक कमरा था और ये गोल जीना उस कमरे तक ही जाता था। उस कमरे के आगे खुली छत थी, जिसके एक कोने में कंक्रीट का तकरीबन 6 फुट ऊंचा पानी का टैंक बना हुआ था। 1 फुट ऊंचे कंक्रीट के पिलर्स थे और उनके ऊपर ये टैंक बनाया गया था।
नीचे वाले दरवाजे और खिड़कियां चेक करने के बाद मैं गोल जीने से ऊपर आ गया। कमरे का बैरूनी दरवाजा खोलकर छत पर इधर उधर देखा और दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया और नीचे आ गया। तमाम बत्तियां बुझाकर मैं बेडरूम में आ गया, जहां नरगिस शबखाबी का लिबास पहन चुकी थी। नरगिस कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई थी। वो गांव में थी तो एक ही जोड़ा कई कई रोज तक पहने रहती थी। मेरे साथ कसूर से लाहौर शहर आई तो रजिया के साथ उसकी कोठी में रहते हुए उसे भी शहर की हवा लगने लगी। वो कई रोज तक रजिया ही के कपड़े पहनती रही। फिर रजिया ही ने उसके लिए कुछ मॉडर्न तराश के मलबूसात खरीदे। उसे साड़ी पहनना भी रजिया ने ही सिखाया था। वो लाहौर में भी साड़ी इस्तेमाल करती थी और कराची आने के बाद तो वो अक्सर साड़ी ही पहना करती थी। चंद रोज पहले ही उसने सदर से 2-3 साड़ियां खरीदी थी। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैंने उसे तकिए के नीचे रखा और बेड की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। नरगिस तो कुछ देर के बाद सो गई, लेकिन मैं जागता रहा। मेरे दिमाग में ख्यालात का हुजूम सा था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी के कई साल मारधाड़ में गुजरे थे। मैं एक सीधा साधा पेंटू नौजवान था जो तालीम हासिल करने के लिए गांव से कसूर शहर आया था, जहां रजिया के हत्थे चढ़ गया। मेरी जिंदगी मुख्तलिफ कठिन मराहिल से गुजरती रही और आखिरकार मैं भागकर उमरकोट आ गया। ख्याल था कि सिंध के इस छोटे से कस्बे में गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन तकदीर तो मेरे लिए कोई और ही फैसला कर चुकी थी। मैं एक फरेब का शिकार होकर दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गया और मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया। वहां एक मार का सर करने के बाद वापस आया तो मेरे अपने ही मेरी जान के दुश्मन हो गए। मैं उन्हें गच्चा देकर कराची भाग आया। कराची इंसानों का जंगल है। ख्याल था कि यहाँ कोई बिजनेस शुरू करके खामोशी की जिंदगी गुजार दूंगा, मगर लगता था कि मैं जिस कंबल को छोड़ना चाहता हूँ वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। उस रात क्लिफ्टन में रजिया और जिमी से तसादुम कराची में भी हमारे बीच एक तवील महाभारत का बायस बन गया था। मैं कराची में अकेला था। मैं अकेला ही काम करने का आदी था। वक्ती तौर पर जरूरत के तहत किसी को साथ मिला लिया करता। इंडिया में भी मैंने यही हिकमत अमली अपनाई थी और ये इत्तेफाक था कि रंगा भी उस शख्स का डसा हुआ था जो मेरा हरीफ था। रंगा भी उसी से इंतकाम लेने के लिए तवील अरसे से मौके की तलाश में था। एक बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि मैं जितना इस चक्कर से निकलने की कोशिश कर रहा था, मेरे गिर्द ये जाल उतना ही ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता गया। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गईं। कमरे में नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी थी, मगर घड़ी की चमकती सुइयां साफ नजर आ रही थी। उस वक्त 4 बजने में 10 मिनट थे। गली में उस वक्त किसी गाड़ी का आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका सा हुआ और मैं बड़ी तेजी से बिस्तर से उठकर खिड़की के करीब पहुंच गया। खिड़की के सामने दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने पर्दे का कोना जरा सा सरका कर बाहर झांका और उसके साथ ही मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। बाहर अगरचे तारीकी थी, लेकिन मैंने एक हजूले को बाहर की तरफ से दीवार पर चढ़ते हुए देख लिया था। वो जो कोई भी था अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। उसके दोनों हाथ दीवार पर थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऊपर उठा रहा था। नरगिस के खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। तहरीमी ने मेरी कॉल ट्रेस कर ली थी। टेलीफोन नंबर मालूम हो जाने के बाद एड्रेस का पता चला लेना मुश्किल नहीं होता। उन्हें अगरचे मालूमात हासिल करने में कुछ वक्त लगा था, लेकिन शायद वो आज का काम कल पर छोड़ने के कायल नहीं थे। उन्होंने रात खत्म होने से पहले ही कार्रवाई का फैसला कर लिया। वो आदमी अभी पूरी तरह दीवार पर नहीं चढ़ा था कि उसके करीब ही दीवार पर 2 हाथ और दिखाई दिए और फिर एक सर भी ऊपर उभर आया। तारीकी की वजह से मैं उनके चेहरे नहीं देख सकता था, लेकिन एक बात तय थी कि उनकी तादाद मेरी तवक्को से ज्यादा थी। 2 तो सामने आ ही गए थे। मुमकिन है 2 या 3 आदमी और भी हों। इस किस्म के लोग कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते और फिर मामला भी करोड़ों का था। मैं पर्दे का कोना छोड़कर तेजी से बेड के करीब आ गया और नरगिस को झंझोड़ने लगा। नरगिस हड़बड़ा कर उठ गई। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल सके। वो वहशत भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। इस तरह जगाए जाने पर वो यकीनन बदहवास हो गई थी। मैंने कहा, अपने हवास काबू में रखो, वो लोग पहुंच गए हैं। नरगिस के हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली, कौन? मैंने एक बार फिर सरगोशी की, तहरीमी के आदमी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उठो जल्दी करो। वो लोग किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैंने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। उस पिस्तौल में 2-4 ही गोलियां बची हुई होंगी और मैं जानता था कि उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। एक तो उनकी तादाद ज्यादा थी और फिर उनके पास पिस्तौल वगैरह होंगे। हो सकता है कोई राइफल वगैरह भी हो। मुकाबला करने की कोशिश में चूहों की तरह पकड़े जाने का एहतमाल ज्यादा था, इसलिए मैंने उनसे बचने का एक और रास्ता तलाश कर लिया। उन्हें दरवाजा खोलकर या तोड़कर अंदर पहुंचने में 3-4 मिनट जरूर लगेंगे और ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती था। कमरे का एक दरवाजा पिछली तरफ के लॉन में खुलता था। मैं दबे पांव चलता हुआ उस दरवाजे के करीब पहुंच गया।
बड़ी एहतियात से उसकी लॉक नॉब हटा दी और ऊपर की चिटखनी भी खोल दी, लेकिन मेरा उस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। उस बंगले की अकबी दीवार से साथ वाले बंगले में कूदना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन नरगिस ऐसा नहीं कर सकती थी। 6 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ना उसके लिए आसान ना होता और इस दौरान हम उनकी नजरों में आ सकते थे। फरार की कोशिश करते देखकर वो हमें गोलियों से भून देते। मैंने नरगिस का हाथ पकड़ा, नाइट बल्ब बुझा दिया और कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ चलने लगा। नरगिस मेरे साथ चिपकी हुई थी। मैं अंधेरे में लाउंज में रखे हुए फर्नीचर से बचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। मरकजी दरवाजे के करीब से गुजरते हुए बाहर से धप धप की आवाजें सुनाई दी। मैं टटोलता हुआ गोल जीने के करीब पहुंच गया। मैंने नरगिस के कान से मुंह लगाकर सरगोशी की, कहा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती रहो, कोई आवाज ना पैदा होने पाए। गोल सीढ़ियां चढ़ते हुए भी मैं नरगिस को सहारा दिए हुए था। ऊपर वाले कमरे में आकर मैंने बड़ी एहतियात और आहिस्तगी से छत की तरफ वाला दरवाजा खोला और बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे के सामने के रुख वाली खिड़की के शीशे से झांक कर देखा। हमारी कोठी के गेट के ऐन सामने स्याह रंग की हाई रूफ खड़ी थी। उसके करीब एक आदमी भी खड़ा था। गली में किसी बंगले के गेट पर जलने वाले बल्ब की बहुत मध्यम सी रोशनी अगरचे वहां तक पहुंच रही थी, मगर उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। एक आदमी गेट के अंदर भी दीवार से लगा खड़ा था और उसके हाथों में क्लैशनकोफ या उससे मिलती जुलती कोई राइफल भी थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो 4 आदमी थे। 2 अंदर आ गए थे, एक गेट के करीब खड़ा था और दूसरा बाहर गाड़ी के करीब। वो लोग मुकम्मल तैयारी करके आए थे। कमरे का दरवाजा मैंने खुला ही छोड़ दिया और हम झुककर छत पर चलते हुए अकबी सिरे पर पानी की टंकी के करीब आ गए। बिस्तर पर लेटने से पहले जब मैं दरवाजे वगैरह चेक करने के लिए ऊपर आया था तो उस वक्त ये टंकी भी देखी थी, और जब मैंने उन लोगों को दीवार पर चढ़ते देखा था तो इसी टंकी का ही ख्याल आया था। ये टंकी उस वक्त हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती थी, बशर्ते कि उन्हें भी इस टंकी पर कोई शुबा न हो जाए। टंकी के करीब पहुंचकर मैं बड़ी एहतियात से उठा। ये छत का पिछला हिस्सा था। मैं छत की मुंडेर पर खड़ा होकर टंकी पर चढ़ गया। टंकी के कोने पर 2.5 फुट बाय 2.5 फुट का लोहे का ढकना रखा था। मैंने बड़ी एहतियात से वो ढकना हटा दिया। इस दौरान नरगिस भी मुंडेर पर चढ़ चुकी थी। मैंने उसे हाथ से पकड़कर ऊपर खींच दिया और सिर्फ 1 सेकंड के बाद उसे टंकी में उतार दिया। नीचे वो लोग अंदर दाखिल हो चुके थे और अब उनकी चीखती हुई आवाजें ऊपर तक सुनाई दे रही थीं। तलाश करो उन्हें, वो लोग किसी कमरे में छुपे हुए होंगे। एक चीखती हुई आवाज मेरी समात से टकराई और फिर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे चीजें उठा उठा कर फेंकी जा रही हों। एक और चीखती हुई आवाज आई, ओ ये पिछला दरवाजा खुला हुआ है। वही पहले वाली आवाज आई, पीछे देखो, पौधों में छुपे हुए होंगे, और बिल्ले तुम ऊपर छत पर जाओ। बिल्ले का नाम सुनकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। टेडी ने उस रोज ठीक ही कहा था। ये गुंडे और बदमाश बज़ाहिर एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन दर हकीकत एक ही थैली के चुट्टे बट्टे थे। मैं बड़ी आहिस्तगी से टंकी में उतर गया और कंक्रीट का ढकना एहतियात से खींच लिया, लेकिन मैंने ढकना पूरी तरह बंद नहीं किया था। हवा की आमदोरफ्त के लिए आधा इंच के करीब खुला छोड़ दिया था। पानी हमारी कमर के बराबर था। नरगिस मेरे साथ ही थी। मैं उसे लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया ताकि ऊपर से ढकना खोल कर देखने की कोशिश की जाए तो हम नजर ना सकें। टंकी में लातादाद कॉकरोच भरे हुए थे। जब मैंने ढकना उठाया था तो कई कॉकरोच मेरे हाथों पर चढ़ गए थे। मुझे अंदेशा था कि नरगिस किसी कॉकरोच को अपने बदन पर रेंगते पाकर चीख उठेगी। कॉकरोच और छिपकली बेजर मखलूक हैं जो घरों में आमतौर पर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें देखकर बेख्तियार चीख उठते हैं। लेकिन ये इत्तेफाक था कि नरगिस अभी तक किसी कॉकरोच की जद से बची हुई थी। मैं पिछली दीवार से भी चंद इंच दूर ही रहा ताकि वहां से कोई कॉकरोच नरगिस पर न चढ़ जाए। छत पर अब भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो 2 आदमी थे। उनमें से एक तेज तेज कदम उठाता हुआ टंकी के करीब आ गया और उस वक्त वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। पानी में तैरता हुआ एक कॉकरोच नरगिस के कंधे पर पहुंच गया। नरगिस के मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगी। मैंने फौरन ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो मुझसे लिपट कर थर थर कांपने लगी। मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबाए रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर लपेट कर उसे सख्ती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम दोनों में से किसी की हरकत से पानी भी हरकत करता और ये मामूली सी आवाज भी उन लोगों को मुतवज्जे कर सकती थी। कदमों की वो आवाज टंकी के आसपास सुनाई देती रही और फिर उस शख्स ने शायद मुंडेर पर झुककर किसी से कहा, यहाँ कोई नहीं है। अकबी लॉन से जवाब मिला, ठीक है, तुम लोग नीचे आ जाओ। वो शायद अकबी दीवार से पिछले बंगले में कूद गया है। छत पर मौजूद दोनों आदमी तेज तेज कदम उठाते हुए वापस चले गए। कदमों की आवाज मालूम होने के बाद ही मैंने नरगिस के मुंह से हाथ हटाया था। उसके मुंह से सांस इस तरह खारिज हुआ जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। उसकी थरथराती हुई खौफजदा सी आवाज आई, मेरे जिस्म पर कुछ चल रहा है। सांप? मैंने कहा, कोई सांप वांप नहीं, कॉकरोच है, तुम्हें खा नहीं जाएंगे। कॉकरोच? इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती मैंने एक बार फिर उसका मुंह दबा दिया। वो थर थर कांपने लगी।
कॉकरोच शायद उसके लिए सांप से ज्यादा खतरनाक था। मैंने सरगोशी में कहा, कॉकरोच तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों को अगर हमारी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया तो पानी की ये टंकी हमारा मकबरा बन जाएगी। खामोशी से खड़ी रहो। उसी लम्हे धप-धप की आवाजें सुनकर मैं चौंक गया और फिर दूसरे बंगले से औरतों और बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई दी। वो लोग हमारी तलाश में दूसरे बंगले में कूद गए थे, लेकिन चंद मिनट के बाद ही चीखने की आवाजें खामोशी में डूब गईं। 2 आदमी उस बंगले में कूदे थे, वो आ गए थे। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने उस कोठी के मकीनों को किस तरह खामोश या मुतमईन किया होगा। 15-20 मिनट गुजर गए। नीचे से आवाजें सुनाई देती रहीं। टंकी का पानी ठंडा था और नरगिस अब सर्दी से थर-थर कांप रही थी। उसके दांत बजने लगे थे और फिर एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो शख्स बोला, बिल्ले तुम यहीं रुकोगे। वो हरामी यहाँ से भाग गया है। उसके वापस आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एहतियातन तुम सुबह तक यहीं रहोगे। हो सकता है वो किसी वक्त पलट भी आए। बिल्ले की आवाज आई, अगर वो आ गया तो जिंदा नहीं बचेगा बॉस। पहली आवाज ने गुर्राते हुए कहा, वो मुझे जिंदा ही चाहिए। अगर वो तुम्हारे हाथों मर गया तो तहरीमी तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। बिल्ले की आवाज आई, समझ गया बॉस। उसे मैं इस काबिल रखूंगा कि तहरीमी के सवालों के जवाब दे सके। उसके कुछ ही देर के बाद गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने और गाड़ी के रवाना होने की आवाज सुनाई दी और फिर बरामदे वाला दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। 2-3 मिनट मजीद इंतजार करने के बाद मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बड़ी आहिस्तगी से टंकी का ढकना उठा दिया और उचक कर टंकी से बाहर आ गया और नरगिस को भी बाहर निकाल लिया। हम दोनों टंकी के करीब खड़े थे। हमारे कपड़ों से पानी धारों की सूरत में बह रहा था और नरगिस सर्दी से थर-थर कांप रही थी। बोली, मुझे सर्दी लग रही है। उसके होंठ कांप रहे थे और आवाज भी बमुश्किल निकल रही थी। मैंने कहा, यहाँ सर्दी से बचने के लिए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरफ आ जाओ, दीवार की आड़ में, वहां ज्यादा हवा नहीं होगी। मैं उसे बाजू से पकड़कर दबे कदमों चलता हुआ कमरे की दीवार के करीब आ गया। खुली छत पर हवा बराह रास्त जिस्म से टकरा रही थी, लेकिन जहां अगरचे हवा से बचाव हो गया था मगर सर्दी में कोई कमी नहीं आई थी। हम दोनों तकरीबन आधे घंटे तक ठंडे पानी में खड़े रहे। मेरे जिस्म पर तो पूरा लिबास था, लेकिन नरगिस ने सिर्फ शबखाबी का लिबास पहन रखा था। मैंने कहा, शायद उस कमरे से कोई चादर वगैरह मिल जाए। मैं उसे वहीं छोड़कर दीवार के साथ रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजा बंद नहीं था। मैं बड़ी आहिस्तगी से अंदर आ गया। जीने की तरफ खुलने वाले दरवाजे में तकरीबन 1 इंच का खला था। नीचे हॉल में बत्ती जल रही थी। उसकी बहुत मध्यम सी रोशनी दरवाजे के खला से अंदर भी आ रही थी। कमरे में कुछ फर्नीचर तो था, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे चादर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता। उस दरवाजे के साथ ही एक खिड़की थी जिससे निचले हॉल में झांका जा सकता था। मैं उस खिड़की के शीशे से नीचे देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बिल्ला हॉल में सोफे पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके सामने मेज पर पिस्तौल पड़ा हुआ था। उसने एक पैर दूसरी टांग पर रखा हुआ था। कमर सोफे की पुश्त से टिकी हुई थी और एक बाजू भी सोफे की पुश्त पर फैला हुआ था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे बाप के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हो। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि बिल्ला कोठी में अकेला ही था। उसके बॉस ने सिर्फ उसका नाम लेकर यहाँ रहने को कहा था। बिल्ले पर काबू पाना बहुत जरूरी था। मैं दबे कदमों कमरे से बाहर आ गया। मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी। उस पर अमल करने के लिए नरगिस का ताउन जरूरी था और मुझे यकीन था कि नरगिस इनकार नहीं करेगी। मैंने सरगोशी में नरगिस को अपनी स्कीम से आगाह किया। बोली, मैं सर्दी से मर रही हूँ और तुम? मैंने कहा, यही एक तरीका है बचने का, वरना यहाँ खड़े खड़े तुम वाकई सर्दी से मर जाओगी। और वो मेरी स्कीम पर अमल करने को तैयार हो गई। हम दोनों कमरे में आ गए। मैं अंदरूनी दरवाजे में दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और नरगिस को इशारा किया। नरगिस ने सीढ़ियों वाला दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। बोली, बचाओ, कोई है? मुझे उस दरिंदे से बचाओ। उसकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी, लेकिन कपकपाहट नुमाया थी। मैंने बड़ी एहतियात से खिड़की के शीशे से झांका। बिल्ला एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। सुलगता हुआ सिगरेट उसके बाएं हाथ की उंगलियों में दबा हुआ था। उसने दाएं हाथ में पिस्तौल पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पहले तो उलझन के तासुरात नमूदार हुए, फिर आंखों में चमक सी उभर आई। वो ऊपर देख रहा था जहां नरगिस दरवाजे से निकलकर गोल सीढ़ियों पर पहुंच चुकी थी। बिल्ले की गुर्राती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? नीचे आ जाओ और कोई गड़बड़ मत करना। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ सीढ़ियों के करीब पहुंच गया। उसकी नजरें ऊपर थीं और उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख भी ऊपर की तरफ ही था। नरगिस कांपती और कराहती हुई रेलिंग का सहारा लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतर रही थी। पिस्तौल मेरे पास भी था। पानी की टंकी में उतरने के बाद भी मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि पिस्तौल पानी में भीगने न पाए, और जब मैंने कमर तक गहरे पानी में नरगिस को सहारा दे रखा था तो मेरा पिस्तौल वाला हाथ उस वक्त भी ऊपर ही था और अब भी पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं अगर चाहता तो उस वक्त बड़ी आसानी से उसे गोली का निशाना बना सकता था, लेकिन मैं अजीब फितरत का मालिक था। खतरात में घिरे होने के बावजूद एडवेंचर पसंद करता था। मैं उस मौके पर भी बिल्ले से 2-2 हाथ करना चाहता था ताकि उसे ये पता चल सके कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यहाँ से भागा नहीं था।
नरगिस बदस्तूर कराहती और कपकपाती हुई नीचे उतर रही थी। बिल्ला मोहतात अंदाज में खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। नरगिस ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा, बिल्ले ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजू की लपेट में ले लिया। उसने बज़ाहिर उसे सहारा देने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसकी नीयत का अंदाजा उसके चेहरे के तासुरात और आंखों की चमक से लगाया जा सकता था। बिल्ला उसे खींचता हुआ आगे ले गया और उसे सोफे पर डाल दिया। बिल्ले को शायद अपनी ड्यूटी का ख्याल आ गया। बोला, कौन हो तुम? ऊपर तो कोई नहीं था, मैं तो खुद देख कर आ रहा हूँ, और तुम्हारा ये लिबास? नरगिस बदस्तूर कपकपाते हुए बोली, वो वहशी ऊपर ले गया था, वो रात को मुझे लेकर आया था। फिर जब बाहर गाड़ी रुकी तो वो मुझे पिस्तौल दिखाकर खींचता हुआ ऊपर ले गया। उसने कहा था कि उसके दुश्मन आ गए हैं, वो मुझे भी मार डालेंगे। वो मुझे साथ लेकर पानी की टंकी में घुस गया। जब तुम लोग ऊपर आए थे तो हम भी ऊपर ही थे, पानी की टंकी में। मैंने छत पर कदमों की आवाज सुनी थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा मुंह दबा रखा था। बिल्ला एकदम सीधा होकर ऊपर देखने लगा। बोला, वो कहाँ है? वो नरगिस बोली, वो ऊपर है। हम पानी की टंकी से बाहर निकले तो मैंने छत पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उसके सर पर जोर से मार दिया। वो बेहोश हो गया, अब भी टंकी के करीब बेहोश पड़ा है। बिल्ले की आंखों में चमक सी उभर आई, लेकिन इस मर्तबा ये चमक मुख्तलिफ नौयत की थी। वो बोला, तुम यहीं रुको, मैं उसे देखता हूँ। वो बड़ा खतरनाक आदमी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गई, वरना वो तुम्हें मार डालता। नरगिस बोली, मुझे सर्दी लग रही है। बिल्ले ने इधर उधर देखा, फिर कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस कमरे में चली जाओ। मैंने वहां कुछ कपड़े देखे थे, मैं उस भेड़िए को देखता हूँ। वो एक मर्तबा पहले मेरे हाथ से बच गया था, मगर आज नहीं बच सकेगा। तुम उस कमरे से बाहर मत निकलना। नरगिस बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हो सकी, और फिर बिल्ला उसे सहारा देकर कमरे की तरफ चलने लगा। और उसने जिस तरह नरगिस को अपने साथ लिपटा रखा था, मेरा खून खौल गया था। वो बार बार मुड़ मुड़ कर सीढ़ियों की तरफ देख रहा था।